हरियाणा के बहुचर्चित 661 करोड़ रुपए के सरकारी फंड घोटाले में सीबीआई की जांच जारी है। ताजा कार्रवाई में 2 बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद मामला और गहराता जा रहा है। आरोप है कि सरकारी फंड को फर्जी फिक्स डिपॉजिट, संदिग्ध बैंक खातों और शेल कंपनियों के जरिए इधर उधर किया गया और बड़ा गबन किया गया। इस मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के तत्कालीन एरिया हेड शमीम डार और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के तत्कालीन मैनेजर चरणजीत सिंह रंधावा की गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन पर जांच में सहयोग न करने और फर्जी वित्तीय लेन देन में भूमिका निभाने के गंभीर आरोप हैं। बड़ा गंभीर मामला है ये, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अंदर होना चाहिए मामला, ताकि दोषी बचे ना, निर्दोष को फंसे ना। तो कोई तो ये कहते हम तो निर्दोष हैं, कई कहते दोषी बच जाएंगे, तो एक पूरी तय तक इंक्वायरी चाहिए। इसको ये स्पष्ट होना चाहिए इतना बड़ा जो इन्होंने किया है घोटाला, कौन कौन उससे इन्वॉल्व है, तो दोषी नहीं बचना चाहिए। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि हरियाणा सरकार के 8 विभागों के अधिशेष फंड को सुरक्षित निवेश के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद इन पैसों को शेल कंपनियों के जरिए आगे घुमाकर कथित तौर पर गबन किया गया। फिलहाल एजेंसी पूरे मनी ट्रेल को खंगालने में जुटी है। इस केस में पहले से ही 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समेत कुल 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब तक कई बैंक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और निजी कंपनियां जांच के दायरे में आ चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जांच अपने अंतिम चरण में है या अभी और बड़े नाम सामने आना बाकी है। तो बैंक घोटाले को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। इसको लेकर के कई सवाल हैं, पहले उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। इसको लेकर के हमारे जो सवाल है, सवाल नंबर 1 ये है कि बैंक घोटाले का सच कब तक सामने आएगा। सवाल नंबर 2 ये है कि घोटालों के तार कहां जुड़े हैं। और इसको लेकर के सवाल नंबर 3 ये है कि जांच एजेंसियों के रडार पर और कौन है। अब इसको लेकर के हमारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा जो है वो रहने वाली है। और कई सवाल हैं इसको लेकर के और लगातार हम आपको सवाल दिखा भी रहे थे और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जो है आज हमारे जो चर्चा है वो रहने वाली है। तो बैंक घोटाले के पर कितनों बार गाज गिरेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसको लेकर के 8 सरकारी विभागों के फंड में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। अब तक 17 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की गई है। 2 आईएएस पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सवाल ये है कि आगे और कितने लोगों की इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी होगी और कितने लोगों पर गाज गिरेगी, सवाल यही है। और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि और ऐसे कौन से जगह होंगे, बैंक होंगे जहां पर ऐसे घोटाले हुए होंगे। कई सवाल है इसको लेकर के और अब तक इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि लगातार अगर बात करें तो बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात कहती है, लेकिन लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से बैंक में घोटाले हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आगे और कितनों की इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी होगी और कितने अधिकारियों पर गाज गिरेगी। क्योंकि सिर्फ बैंक अधिकारी नहीं जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले से, इसमें आईएएस की भी गिरफ्तारी हुई है। कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं और इसी पर चर्चा के लिए हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। पहले उनका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष सप्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं सुखबीर तंवर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं विजेंद्र रेड्डी जी, इनेलो के प्रवक्ता है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व बैंक अधिकारी नरेंद्र कुमार सेठी जी। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी सुभाष सप्रा जी। जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इस मामले को ले लीजिए तो बैंक घोटाले के मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि जब बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात कहती है, फिर भी कैसे प्रदेश में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, जब ये घोटाला हुआ आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक का,
उस टाइम विधानसभा का सेशन चल रहा था, फरवरी मार्च, बजट सेशन था। जब ये घोटाला हुआ तभी माननीय मुख्यमंत्री जी की नायाब सरकार ने तुरंत उस स्तरीय जांच समिति बनाई, मामला एसीबी को दिया, मामला ईडी को दिया, मामला सीबीआई को दिया, क्योंकि यहाँ पे पारदर्शिता थी। जिस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा है, चाहे वो माननीय मोदी साहब की सरकार हो केंद्र की, और चाहे जहाँ पे हरियाणा में बीजेपी सरकार माननीय नायब सिंह सैनी जी की हो, जहाँ पे 0% टॉलरेंस है, 0 टॉलरेंस पॉलिसी पे काम करती है सरकार। ना तो भ्रष्टाचार करेंगे, ना भ्रष्टाचार करने देंगे। यदि कोई आईएएस अधिकारी, कोई बैंक अधिकारी या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति दोषी है तो कानून अपना काम कर रहा है। अब सीबीआई ने आज देखो कल तीसरे जो आईएएस ऑफिसर को भी अरेस्ट किया है, चाहे उसने अग्रिम जमानत लगा रखी थी जिसकी निकल डेट है और वो बचता फिर रहा था, तुरंत उसको जो है ना ये पहले सस्पेंड कर दिया था। 8 अप्रैल को जब ये मामला सामने आया तो इसी अधिकारी को मिस्टर प्रदीप डागर को सस्पेंड कर दिया गया। और ठीक है, वो बचता फिर रहा, भागता फिर रहा इधर उधर। कोई भी मुजरिम भागकर कितने दिन जाएगा? सीबीआई देखिए, आज माननीय जो है नायब सिंह जी की सरकार, माननीय मोदी साहब की सरकार, बढ़िया सीबीआई इससे सर्वोच्च एजेंसी हमारे देश की, और ये बढ़िया काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की हो या स्टेट हो, किसी भी एजेंसी में कहीं कोई इंटरफियर नहीं करती। बिल्कुल दे आर इंडिपेंडेंट एजेंसी। विपक्ष चाहे जो मर्जी बोलता रहे, चाहे वो ईडी है चाहे सीबीआई है, बढ़िया काम कर रही है। और ये तीसरा अरेस्ट किया है, कई बैंक अधिकारी उसी टाइम अरेस्ट हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है, बिल्कुल किसी को छोड़ा नहीं जाता, बख्शा नहीं जाता, बिल्कुल ही। भाजपा का हम तो बार बार फिर यही संदेश कह रहे हैं, स्पष्ट मत है, कोई दोषी व्यक्ति, उसका कोई भी अपराध देखा मतलब छोड़ा नहीं जाता। कोई भी जो है ना, ये चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, नो वन इज अबव द लॉ। देखिए इस पूरे मामले में जितनी भी एजेंसी है, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति है, किसी को नहीं छोड़ा हमने। कोई भी बैंकिंग प्रणाली है, सरकारी पद का दुरुपयोग किसी को नहीं करने दिया जाता। जो सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ बिल्कुल हम बैठे हुए, किसी को भी कोई गुनाहगार है, कोई मुजरिम है, उसको छोड़ा नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश है। और आगे भी जितने भी आईएएस अफसर है या जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होगा, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और ये अब टाइम टू टाइम जैसे परतें खुलती गई आपके सामने, चाहे वो जितना मर्जी भाग जाए, किसी सुरंग में भी चले जाए, ना तो सीबीआई छोड़ती है, ना ईडी छोड़ती है, और ना ही नायब सिंह सैनी जी की सरकार छोड़ रही है। यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं है किसी भी तरह से। ये हम आपको बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से दूसरे लोगों को भी, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं यहाँ पे हमारे 0% टॉलरेंस है, तो ये वास्तव में है, पारदर्शिता है, बिना पर्ची बिना खर्ची होती है यहाँ पे सारी भर्ती। और जिस तरह से पुराने टाइम में घोटालों की अगर मैं लिस्ट पढ़ूं, चाहे कांग्रेस की या इनेलो राज की, तो मैं आपको अभी पढ़ के बता दूंगा। अभी आपको मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया इसके बारे में। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सुखबीर तंवर जी भी लगातार बने हुए हैं। सुखबीर जी, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। बीजेपी की बात करूं तो लगातार 0 टॉलरेंस की बात कही जाती है, लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि अगर 0 टॉलरेंस है तो फिर आखिर ऐसे मामले प्रदेश में क्यों सामने आ रहे हैं? सोनाली जी, अनेक घोटालों की तर्ज पर ये जो बैंकों के घोटाले हुए, इससे प्रदेश में सरकार और प्रशासन के तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही और सत्ता के दुरुपयोग का प्रत्यक्ष मामला सामने आया है। गलत तरीके से खाते खोलकर धन का अवैध हस्तांतरण करके 600 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी धनराशि को सेल कंपनियां बना के लूट लेना, इससे बुरी दशा इस प्रदेश की नहीं हो सकती। सरकार की विफलता, जो वित्तीय विफलता है, उसका ये अत्यंत निकृष्टतम दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। जनता के गाढ़े खून पसीने से कमाई जो अर्जित आय में से कर के माध्यम से सरकार को राजस्व मिलता है, उस राजस्व की लूट हुई है। निश्चित तौर पे सरकारी संरक्षण के बिना इतने लंबे समय तक भ्रष्टाचार का जो नंगा खेल खेला गया और जो इसमें अनदेखी रही, वो सारे का सारा आप सबके सामने है। और जिस तरह से
आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता, गिरफ्तारी और गिरफ्तारी से बचने के लिए जो भूमिगत अधिकारी हैं, और जिस तरह से एक अधिकारी प्रदीप डागर जिसका भी जिक्र आया, जिसकी कल सेवानिवृत्ति थी, उसको सेवानिवृत्ति के दिन जिस तरह से पकड़ा गया और जिस तरह से उसने अपनी जो जमानत याचिका थी उसमें अपने से वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का नाम उस जमानत याचिका में ले रखा है, निश्चित तौर पे यह दाल काली नहीं है, या दाल में नमक नहीं है, पूरी नमक में दाल है, और दाल काली नहीं, समूची सरकार काली है। जिस प्रकार के विषय आए हैं, निश्चित तौर पे ये केवल बैंक के घोटाले का विषय नहीं है, अपितु सरकारी धन की सुरक्षा, जनता के मन में सरकार के प्रति बढ़ता हुआ अविश्वास, और इससे ये कहावत चरितार्थ होती है कि हरियाणा प्रदेश में निरंतर बाढ़ खेत को खाने का काम विगत के 12 वर्षों से कर रही है। ये कितनी भी सेखी बगारें, देखिए आज इस राष्ट्र के स्तर पे कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये बात तो करते हैं जीरो टॉलरेंस की, और जिस तरह से जो हिंदुस्तान में राम मंदिर के प्रति या भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, उसमें किस प्रकार से इनके संरक्षण में जो ट्रस्ट बना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ट्रस्ट बनाया, सरकार की जिम्मेदारी थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को कहा था, और किस प्रकार के डकैतों को उस ट्रस्ट में बिठाया, ये आज संरक्षित करेंगे जनता के पैसे को। निश्चित तौर पे इनकी जो कार्य प्रणाली है विगत के 12 वर्षों की, उससे ये साबित होती है कि ये चोर लुटेरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और जिस प्रकार से राम मंदिर में डकैती हुई है उसका तो कहना ही क्या है। आज तो इनको चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी भी लगातार बने हुए। विजेंद्र जी, किस तरीके से देखते, क्या लगता है कि ये घोटाला जो है सिर्फ 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि 600 करोड़ से ज्यादा का है? सरकारी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, बैंक कर्मचारी इसमें संलिप्त है। अब सवाल तो ये उठता नहीं कि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो सरकारी तंत्र है, सिस्टम है, कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है, तभी इसी तरह के मामले जो है सामने आ रहे हैं। सोनाली जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। सोनाली राय जी, मुझे तो एक बात ज्यादा दिखाई दे रही है इसमें कि ये भाजपा के लोग इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस कहां से लेकर के आई हुई है। ये चोरी हो रही है मान ही नहीं रहे हैं। 661 करोड़ का घोटाला होगा, हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट है और 0% हम सहन करते हैं। 220 करोड़ का फरीदाबाद में घोटाला हुआ, फिर भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं हम तो 0 टॉलरेंस सहन करते हैं। 350 करोड़ का गुड़गांव में सुखबीर तंवर के वहां सफाई घोटाले में होगा, फिर भी हम 0 टॉलरेंस है। 40 पेपर लीक हो गए, फिर भी हम 0 टॉलरेंस है। HPSC के पेपर हो गए, नीट का पेपर लीक हो गया, फिर भी हम 0 टॉलरेंस सहन करते हैं। आखिर ये खाते क्या है सपना जी? आप प्रोफेसर क्या खाना खाते हो वो भी हमें बताना प्लीज, ताकि हम भी थोड़ा बहुत उसका सेवन कर ले, क्योंकि आपकी झूठ को सहन करने का मादा हमारे अंदर भी तो आना चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी। अब हमारे को तो इतना अचरज होता है कि आप लोग कैसे कहते हो कि 0 टॉलरेंस हम सहन कर रहे हैं। अरे भाई, घोटाले के ऊपर घोटाला, घोटाले के ऊपर घोटाला, घोटाले के ऊपर घोटाला, और फिर भी क्या हमारे नायब सैनी की नायब सरकार हरियाणा प्रदेश में 0 टॉलरेंस से काम कर रही है। अभी जो ये तीसरे IAS आपने अरेस्ट करवाए हैं, प्रदीप डागर जी, परसों का इनका स्टेटमेंट छपा हुआ था पेपर में, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो चेयरमैन थे हमारे हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनके कहने से ही हम सारा पैसा डालते थे। जहां वो कहते थे आउट ऑफ लॉ जाकर के भी उन्होंने वो हमारे से पैसा ट्रांसफर करवाने का काम किया। अब सोनाली जी, ये बात इस बात को प्रमाणित करने का काम करती है कि सरकार के लोगों के द्वारा ही IAS अधिकारियों को मजबूर करके इस पैसे को ट्रांसफर करवाने का काम किया गया। और जैसा कि अभी FS सिंह चौटाला जी भी कह रहे हैं कि इनमें से 1-2 अधिकारी को सरकारी गवाह बना लेंगे, उसके गुनाह को माफ कर देंगे और बाकियों को ये फंसवाने का काम कर देंगे। ये सरकार की मिलीभगत है, पूर्णतः सरकारी मिलीभगत के कारण ही ये इससे तरह से घोटाले के बाद घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि ये मानते ही नहीं है कि हाँ घोटाला हुआ है भाई।
चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, सरकार का पैसा व्यर्थ गया है। बस एक बात और कहते हैं ये सोनाली जी कि एक एक पैसा वसूल कर लिया, एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ है। तो मुझे ये बताइए, ये भी आप इतने आत्मविश्वास के साथ कह देते हैं कि एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। यदि एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ तो सीबीआई को जांच क्यों दे रखी है आपने भाई? क्यों इस एनर्जी को खराब कर, क्यों आईएएस अधिकारियों को अरेस्ट करवाने का काम करो? जब सरकार का नुकसान ही नहीं हुआ तो ये क्या फिर बाउंड्री चला रखा है आप लोगों ने? प्रदेश की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हो क्या? तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये एक घोटाला पकड़ा गया है सोनाली जी। देखना, मैं आज कहता हूं आपके चैनल के ऊपर, जिस दिन इनकी सरकार हरियाणा प्रदेश से चली जाएगी तो आप देखना, ये सुभाष सप्रा जी कह रहे थे ना कि इनके घोटालों को मैं गिन करके सुनाऊंगा, पढ़ करके सुनाऊंगा। आप अपने घोटाले नहीं पढ़ पाओगे, अपनी उम्र में इतने घोटाले इकट्ठे हो जाएंगे भाई, पढ़ते पढ़ते आप जो है ना आपकी उम्र ही निकल जाएगी, इतने घोटाले आपके ऊपर निकल करके आएंगे। आप सत्ता में है 13 वर्ष से सोनाली जी, अचरज की बात ये है, ये 13 वर्ष से सत्ता में, केंद्र में इनका शासन है, लगभग पूरे हिंदुस्तान में लगा लो 2-3 स्टेट को छोड़ के इनके शासन है, फिर भी इतने घोटाले निकल रहे हैं, फिर भी घोटाले के ऊपर घोटाले आ रहे हैं। जब ये सत्ता से बाहर होंगे तो जरा विचार कीजिए, कल्पना कीजिए सुभाष सप्रा जी, कितने घोटाले निकल करके आएंगे, कितने आपके जो ना कारनामे बाहर निकल करके आएंगे। वो तो आने वाली सरकार जब आएगी, नई सरकार, तब आपको पता चलेगा। आज प्रदेश में क्राइम में और करप्शन में हरियाणा नंबर 1 पर इन्होंने ला करके खड़ा करने का काम किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है और सरकार की संस्था है, वो कहती है कि हरियाणा करप्शन के मामले में पूरे हिंदुस्तान में 4थे नंबर पर आ गया है। फिर भी कहते हैं हम तो जीरो टॉलरेंस के आदमी है भाई। आज जो है ना बाल अपराध में हरियाणा नंबर 1 पर आ गया, फिर भी कहते हैं हम तो जीरो टॉलरेंस के हैं भाई। महिला सुरक्षा में इंडिया में नंबर 1 पर सबसे असुरक्षित महिलाएं, असुरक्षित प्रोफेसर साहब, असुरक्षित सबद्युतरम, और फिर भी कहते हैं कि हम हमारे यहाँ कोई क्राइम नहीं है। तो भाई वो क्या भोजन करते हो, क्या फ्रूट खाते हो, वो जरूर अपनी बारी में ओपन करने का काम करे, ताकि आपकी झूठ को सहन करने की ताकत थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी आ जाए। ठीक है विजेंद्र जी, आपके सवालों का जवाब मैं सुभाष जी से लूंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ पूर्व बैंक अधिकारी जुड़े हुए, उनसे सवाल ले लेती हूँ। नरेंद्र कुमार सठी जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, सिर्फ बैंक अधिकारी ही नहीं बल्कि इसमें सरकारी अधिकारी, आईएएस अधिकारी भी, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। तो सवाल ये कि कहाँ आखिर लूप होल है जिसके जरिए इतने बड़े घोटाले बैंक में हो जाते हैं, और खुलासा तब होता है जब घोटाला पूरा हुआ होता है, उसके बाद एकदम से खुलासा होता है कि 600 से ज्यादा करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। जी नरेंद्र जी, अपने आप को, ठीक है जी, जी सर, आवाज आ रही है आपको? सर म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, नरेंद्र कुमार सठी जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले विजेंद्र रेड्डी जी ने तमाम तरह के सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब पहले सुभाष जी से ले लेते हैं। सुभाष जी, लगातार जिस तरीके से विजेंद्र रेड्डी जी की तरफ से तमाम तरीके के सवाल उठाए गए कि जीरो टॉलरेंस की बात होती है, घोटाले सामने आते हैं, लेकिन उस पर काम क्यों नहीं होता, और सवाल ये भी है कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं, और सवाल ये भी कि जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, क्या पता पहले से ये घोटाले करते आए हों। किस तरीके से सरकार सुनिश्चित करेगी कि आगे बैंक में इस तरीके के घोटाले जो हैं अब आगे सामने ना आए? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो छिपाती नहीं, वो उजागर करती है। जिस तरह से कांग्रेस या इनेलो की जो सरकारें थी, किस तरह से ये मतलब जो है ना, ये परिवार भी घोटालों में डूबे होते थे। और हमारे रेडू साहब तो बैठे इनेलो पार्टी के प्रवक्ता हैं, बुद्धिजीवी भी साथी हैं हमारे। इनके देखो बड़े बड़े नेता जेबीटी घोटाले में 10 साल तिहाड़ में रहे, आय से सबसे बड़ी जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी साबित किया, तब वो जेल में रहे इनके बड़े बड़े नेता। इनको तो मतलब यहाँ पे शोभा भी नहीं देता इस तरह से भाषा किसी को आलोचना करें। अब भारतीय जनता पार्टी ने आप शिकायत करके ये उजागर किया है। जब ये घोटाला हुआ था 556 करोड़ रुपए प्लस 22 करोड़ रुपए का ब्याज तुरंत 24 घंटे में वापस आ गया था, पैसा वापस। मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
मैं आपको घोटाले की लिस्ट पढ़ देता हूँ। कांग्रेस राज में जो घोटाले हुए, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब थे 2005 से 2014 तक, जमीन घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा, TLF डील, अब ये देखिए ना किस तरह से मानेसर जमीन घोटाला कैसे होता था, ये पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाला, इनके बड़े बड़े नेता तो अभी FIR है, उनके जो बड़े बड़े दामाद हैं, जिसे देश का दामाद कहा जाता है, रॉबर्ट वाड्रा जी को बड़े परिवार का दामाद कहा जाता है, वो भी इधर उधर घूमते रहते हैं, अदालतों में एजेंसीज के सामने जा रहे हैं ये। अच्छा, AJN नेशनल हेराल्ड घोटाला, IMT मानेसर घोटाला, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, धान खरीद घोटाला 2010 से 2012 में किया, बिजली मीटर घोटाला 2011 में किया। लेकिन सुभाष जी, अगर हम आज की बात करें, सुभाष जी अगर हम आज की बात करें तो किस तरीके से सरकार जो है अब आगे सुनिश्चित करेगी कि इस तरीके के घोटाले भविष्य में सामने ना आए? सवाल ये है। देखिए, बिल्कुल यही तो पारदर्शिता है। अब तक 22 अरेस्ट हुए हैं, 22 अरेस्ट, जिसमें 3 IAS भी हैं और 8 बैंक अधिकारी हैं, किसी को भी बख्शा नहीं गया। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कौन कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, वो IAS है या IPS। आज IPS मिस्टर दीपक गहरावत, वो भी अरेस्ट हुए हैं, तो किसी को छोड़ा नहीं जाता। पहले कभी ऐसा हुआ है? आप हरियाणा में आप ये देखिए ना, ये सब मामले, इनके घोटाले पता ही नहीं चलते थे किस तरह से कांग्रेस, तभी तो जनता ने इनको नकार रखा है, तभी तो ये घर पे बैठे हुए हैं। मतलब जनता कोई बेवकूफ नहीं है, जनता वोट देके चुनती है, उनको पता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री जो है उस पर विश्वास है। तीसरी बार कॉन्टिन्यू केंद्र में सरकार बनाई है। अब जब से हरियाणा बना है तो हरियाणा में तीसरी बार कॉन्टिन्यू बीजेपी की सरकार है। यही जनता का विश्वास है, ये जनता का प्यार है, और वो भी फुल फलेगी, ताकि पता चल सके कि कहीं और किसी और विभाग में ऐसा खेल तो नहीं चल रहा है, क्योंकि तमाम तरीके के जो सवाल है इसको लेकर के उठ रहे हैं। आगे भविष्य में ऐसी कोई जो है चीजें सामने ना आए, इसको लेकर के सरकार क्या करेगी? क्या स्पेशल ऑडिट करवाएगी? देखिए, बैंकिंग जो प्रणाली है उसकी विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और यदि बैंकिंग क्षेत्र में फर्जीवाड़ा होगा तो आम जो कार्यकर्ता हैं या जो निवेशक है वो बेचारे विश्वास कैसे करेंगे? उनको अपना पैसा चाहिए, बिल्कुल वो चाहते हैं हमारा जो पैसा है बिल्कुल सुरक्षित रहे, तभी तो बैंक में आते हैं। सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के लिए डिजिटल ऑडिट, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन व्यवस्था को मजबूत किया है बहुत ही ज्यादा। और कानून सबके लिए समान है। आपको पहले बताया भाई, ये जो IAS अधिकारी हो या बैंक कर्मचारी हो, किसी को विशेष छूट नहीं मिलती। अब ये मिस्टर प्रदीप डागर कल ये रिटायर हो रहे थे, अगर इसका मतलब ये नहीं अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किसी को भी बख्शा नहीं जाता, किसी को छोड़ा नहीं जाता, और टाइम टू टाइम इस व्यवस्था में सुधार होता है। अगर कहीं भी कोई कमी आती है, अगर इसका वो कोई नाजायज फायदा उठाता है कर्मचारी या कोई अधिकारी, तो व्यवस्था में सुधार तो डेली होता है, हर महीने होता है, हर साल होता है व्यवस्था में। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है ये पूरा देश जानता है। और हमारे यहाँ पे हरियाणा में भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब किस तरह से यहाँ पे जब से सरकार आई है 2014 से, किस तरह से व्यवस्था यानी परिवर्तन किया। आप ये देखिए ना, बिना खर्ची के यहाँ पे नौकरियां मिलती हैं, हर चीज पूरा डिजिटलाइजेशन हो रखा है, ऐप बनाए गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है। अब पहले आप रेलवे की बुकिंग करवाते थे, क्या होता था? वहां भी भ्रष्टाचार मिलता था। आपको जो रेलवे टिकट में देयर इज नो करप्शन एट ऑल, मतलब कहीं जो है करप्शन का हम मौका आने ही नहीं देते, लेने ही नहीं देते किसी को। और फिर भी अगर कोई उसका नाजायज फायदा उठाता है, कोई लूप होल करके अगर ऐसा करता है तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाता। यही तो 0%, हम तो बार बार यही तभी कहते हैं, तभी तो 0% टॉलरेंस है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार में बिल्कुल ही किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा अधिकारी है, चाहे वो बड़ा अधिकारी है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो संतरी है। देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल, बिल्कुल इस मामले में छोड़ा नहीं जाता। यही भारतीय जनता पार्टी की यही नायाब सरकार है यहाँ पर हरियाणा में जो बढ़िया काम कर रही है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ लगातार सुखवीर तंवर जी बने हुए। सुखवीर जी, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और सुभाष जी को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि करप्शन तो है ही नहीं। और इसी के साथ साथ सवाल ये भी है सर कि जब सरकारी पैसा जो है, सरकारी खजाना जो है वो नहीं बच पा रहा है, तो जो आम जनता है अगर वो बैंक में अपने पैसे रख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का क्या? सोनाली जी, बड़े आश्चर्य की बात है
कि एक प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी, शीर्ष आईएएस अधिकारी घोटाले में लिप्त हों और ये कह रहे हैं कि करप्शन पे जीरो टॉलरेंस है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी प्रदेश और राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती। हम पूछना ये चाहते हैं, ये फर्जीवाड़ा किया किसने और किसके संरक्षण में हुआ? निश्चित तौर पे जो उच्च अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनकी तो संलिप्तता सामने आ रही है। क्या जिस प्रकार से जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन का विषय आया है या और अन्य विषय इसमें दर परत जब खुलेंगे, और मैं पुनः कहूंगा मजबूती के साथ कि बिना उच्च स्तर के सरकारी संरक्षण के बिना 600 करोड़ से ज्यादा का इस तरह का दर्दनाक घोटाला सामने नहीं आ सकता। इसके अलावा जिस प्रकार से ये जब घोटाला सामने आया, बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शुरू दिन इसको सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई, लेकिन जिस प्रकार के इस तथाकथित जीरो टॉलरेंस की सरकार ने पहले विजिलेंस जांच के नाम पे इन विषयों को घुमाया और जब दबाव पड़ा तब इनको सीबीआई याद आई। इसके अलावा जिस तरह से आज ये जो 600 से ज्यादा करोड़ रुपए का घोटाला है, इसमें स्कूली शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और पंचायत विभाग का पैसा लूटा गया था। इसमें जो संबंधित मंत्री थे, आखिर उनकी क्या और किस प्रकार की जिम्मेदारी थी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। निश्चित तौर पे आज प्रदेश में कुशासन है, अनेक घोटाले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और शासन प्रशासन में आपराधिक गठजोड़ है, आपराधिक गठजोड़, क्रिमिनल नेक्सस। और इन भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के और ऊंचे से नीचे सभी नेताओं के आंख पे काली पट्टी बंधी हुई है। इनको ना भ्रष्टाचार दिखाई देता, ना इनको अव्यवस्था दिखाई देती, ना इनको प्रदेश और राष्ट्र की हो रही निरंतर बुरी गत दिखाई देती। और ये बिना पर्ची खर्चे की बात करने वाले श्रीमान, जो एचपीएससी में करोड़ों रुपया का घोटाला पकड़ा गया, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे वो एक अनिल नागर नाम का एचसीएस अधिकारी था और एचएसएससी में निरंतर पेपर लीक हुए और जिस तरह से पेपर जो लीक हुए उनमें मुकदमे दर्ज है, कोई हवाई बातें नहीं है। इसके बावजूद जिस तरह से हरियाणा में रोजगार के नाम पे जो मध्य प्रदेश में घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा व्यापम, उसकी निरंतर विगत 12 वर्षों से पुनरावृत्ति चल रही है। इसके अलावा मुख्य मुख्य घोटाले जिस तरह से हमारे रेडू साहब ने बताया, लेकिन श्रम विभाग में घोटाला, शहरी निकाय के 3 अंग जिस प्रकार से हैं, जिला, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, अनेक जगह अनेक प्रकार के, कोई करोड़ के नीचे तो जाते ही नहीं है। ये 100 करोड़ से ऊपर चलने वाले लोग हैं, छोटे मोटे विषय नहीं है। पहले कोई कर्मचारी अधिकारी कोई बदमाशी करता था, कोई छोटी मोटी चोरी करता था, अब तो इनके राज में तो डकैती हो रही है। इन्होंने तो डकैत बैठा रखे, सारे डकैती के लाइसेंस दे रखे हैं। इसके अलावा जो कोविड का विषय था, आपने भी देखा होगा, जब चिड़िया पर नहीं मारती थी कोविड में, सब कुछ बंद था, शराब का घोटाला हुआ, क्या हुआ आज तक? बड़ी बड़ी डिंगी हाकी। और उसी वक्त जब सब कुछ बंद था, रजिस्ट्री खुली थी, रजिस्ट्रियों में किस प्रकार का घोटाला हुआ, कितने राजस्व के अधिकारी उसमें पकड़े गए या सस्पेंड हुए और फिर उसके बाद उनको भी पैसे लेकर जिस तरह से बहाल करके और ज्यादा बढ़िया जगह लगाया गया। वो आज समय नहीं है, नहीं तो मैं सारी इनकी बता देता किस प्रकार का विषय इनका चल रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पे तो खैर कोई रोक लगाम किसी प्रकार की है ही नहीं। आज जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति है, आज जिस प्रकार से किसानों की स्थिति है, जिस प्रकार से अलग अलग बहाने बना के आज निरंतर, वैसे आज का विषय नहीं है, निरंतर 12 वर्ष से इस प्रदेश में और राष्ट्र में खाद की कमी और काली बाजारी सरकार के संरक्षण में चल रही है। निश्चित तौर पे मैं पुनः कहूंगा, ये डकैतों का एक संगठित गिरोह है जो इस राष्ट्र और प्रदेश को लूट के खा रहा है। और इस प्रकार से टीवी पे बोल के नहीं करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। धरातल की सच्चाई है कि इन्होंने इस प्रदेश और राष्ट्र का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ नरेंद्र कुमार सेठी जी जुड़ गए हैं, पूर्व बैंक अधिकारी है। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल एनसीआर हरियाणा पर। सर, जिस तरीके से बैंक घोटाले सामने आ रहे हैं और सिर्फ बैंक अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं है बल्कि आईएएस अधिकारी भी संलिप्त है, तो किस तरीके से, क्या लूप होल है जिसके जरिए ये घोटाले किए जा रहे हैं? देखो, ये ऐसे है, ये जो अभी जो चर्चा चल रही है ना जी, इस चर्चा में
बैंक घोटाले की बात कम हो रही है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं। हाँ, घोटाला हुआ वो अलग चीज है, लेकिन बैंक वाले जो देखो, बैंक वालों का क्या काम है? सिंपल मैं एक छोटी बात कहता हूँ कि बैंक क्या चीज है। आप लोगों का पैसा है जो हमारे पास जमा है, वापस कर रहे हैं, या हम उस पैसे को लोन पे दे रहे हैं, छोटी सी बात। लेकिन जब हम अपना काम बड़े तरीके से कर रहे हैं, जैसे हमारे पैसा आया, हमने जिसका पैसा है, जो ऑथोराइज बंदा है उसको दे रहे हैं, उसमें बैंक वाला तो कहीं नहीं आते। लेकिन ये जो तरीका है कि बैंक वाले मिले हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मैं ये बिल्कुल दूध का धुला कोई भी नहीं है, कोई एक आधा बंदा हो सकता है, लेकिन वो भी तब होगा अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो। ठीक है। बैंक में कभी भी कोई बंदा जो है ईमानदारी से अगर कहो भी वो बिल्कुल काम कर रहा है, मैं मानता हूँ भी कहीं कोई एक आधा बंदा होगा, सारे तो धुले हुए नहीं है, लेकिन सारे बैंक वाले, लेकिन सारे बैंक वालों को ये कह देना कि बैंक वालों ने घोटाला किया, वो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नहीं सर, बैंक वालों ने घोटाला किया, ये सवाल ये कि संलिप्त है, कहीं ना कहीं एक दो अधिकारी जो है संलिप्त है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि जो IAS अधिकारी हैं उनके भी अब नाम इसमें सामने आ रहे हैं। तो क्या कुछ कमी है, कहीं ना कहीं प्रणाली में कमी है जिसकी वजह से ये घोटाले हो रहे हैं? सर, क्या कुछ कमी है अगर मैं आपसे पूछूं आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? देखो जी, प्रणाली की बात मैं आपकी बात मान गया। अगर हमने कहीं पर कोई जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, फिर तो मैं मानता हूं, अदरवाइज बैंक में कोई घोटाला नहीं हो सकता जी। अच्छा, ये बात ठीक है, जो आज की तारीख चल रही है जिसमें AI आ गया, बिल्कुल साइबर का क्राइम चलने शुरू, वो तो बात है अलग। अदरवाइज देखो, बैंक वालों की नीयत पे तो शक करना गलत बात है। ये जो अभी भी आप देखो, जो बात चल रही थी, ये कांग्रेस वाले बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस कह रहे हैं, तो यहाँ पर तो राजनीतिक बात चल रही है ना जी। घोटाला को देखिए ना, बात चल रही है, वो घोटाले में जो है वो बात अलग है, लेकिन जो अभी चर्चा चल रही है, इस चर्चा में तो एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। ठीक है सर, मेरा सवाल अब यह है कि आगे इस तरीके के घोटाले ना हो, ऐसे में सरकार की तरफ से और बैंक की जो प्रणाली है उसमें क्या कुछ बदला जाए ताकि इस तरीके के और मामले भविष्य में सामने ना आए? देखो, रिजर्व बैंक ने इतने टाइट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो अगर नीयत किसी बंदे की खराब है तो कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। वो इसमें भी यही होता होगा जो हुआ है, मतलब। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। ये तो जो सिंपल सी बात ही है कि बैंक वालों को कह रहे हैं, बैंक वाले जुड़ मिले हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई उसमें बदनाम नहीं होगा, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा तो ये राजनीतिक चीजें चल रही हैं जो आपके सामने है, जो आप सुन रहे हो सारी बात। बिल्कुल, बात घोटाले कम हो रही है, ये हो रहा है, उस टाइम ये हुआ था, इसमें ये हुआ था। तो इसका तो जो इंक्वायरी कमीशन बैठेगा या जो भी इंक्वायरी चल रही है वो निकालेगा भी कौन बंदा है, लेकिन 100% बैंक वाले जो है वो मैं कह सकता हूँ कि उनमें जो है आपको कमी कम मिलेगी। जो भी तरीका हुआ होगा, इन्होंने जब करवाया होगा, मेरी सिंपल सी बात यह है कि उन्होंने कह दिया ये बंदे जो है ये पैसा निकालेंगे या भेजेंगे, जो भी करेंगे, तो उन्होंने वो किया है। बाकी जो राजनीतिक चीजें वो तो है ही आपके सामने है जी। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डी जी भी हैं, लगातार बने हुए। विजेंद्र जी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी कि ये घोटाले सामने आ रहे हैं, तो इन घोटालों को अब आगे ऐसे घोटाले सामने ना आए, किस तरीके से क्या पूरी की पूरी जो कार्य प्रणाली है उसे बदलने की जरूरत आपको लग रही है कि आगे ऐसे भविष्य में मामले अब सामने ना आए? देखिए सोनाली जी, कार्य प्रणाली और नियम कानून कायदे तो अब भी बहुत हैं, यदि उनका सही तरीके से पालन किया जाए तो इस तरह नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब ये घोटाले होते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी की नीयत में ही फर्क आता है, तब इस तरह के हादसे होते हैं। मैं बैंक के हमारे के पूर्व अधिकारी है, इनकी बात को मैं काउंटर करते हुए कहूंगा कि बैंक की मिली भगत बगैर भी ये इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते। आखिर जो बैंक का सीनियर जहाँ करोड़ों को लेन देन होते हैं, उसमें जो है ना मैनेजर तक की अप्रूवल जरूर होती होगी। एक ब्रांच मैनेजर इस तरह की ट्रांजैक्शन को नहीं कर पाएगा, और उसका जनरल मैनेजर हो, जो हो, वहां तक की परमिशन होती है। और जो जनरल मैनेजर होते हैं वो कोई आम अधिकारी नहीं होते, वो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। उनके पास भी सारी गाइडलाइंस होती हैं कि किसकी अथॉरिटी से कितना पैसा कहां पर कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पैसा जो है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, ये ट्रांसफर हुआ है,
और वो कैसे ट्रांसफर हुआ? विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अदर बैंक्स। वो वेदर इट हैज गॉन टू सेल कंपनीज और कुछ दूसरे फंडों में चला गया, शेयर मार्केट में चला गया, तो विदाउट द परमिशन ऑफ बैंक ऑफिसर हु इज द रेस्पॉन्सिबल, द सीनियर मैनेजर ऑफ दैट बैंक, वो पैसा भला एक आईएएस कैसे ट्रांसफर करवा सकता है? इसका हमारे कोई बैंक अधिकारी से मैं जवाब चाहूंगा कि जब तक बैंक मैनेजर उसको रिलीव नहीं करेगा तो पैसा रिलीव नहीं हो सकता, और बैंक अधिकारी तभी रिलीव करेगा तब उसकी मिली भगत होगी, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर को मैं ये मानता हूं उसको पूरी रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस का पता होता है कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, कितने पैसे को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे प्रदीप डागर जी का स्टेट मैंने पढ़ा था, उन्होंने साफ लिखा था कि हमारी आईडीएफसी बैंक में 50 करोड़ रुपए को ट्रांसफर करने की ही हमारे को अथॉराइजेशन था, लेकिन चेयरमैन ने बोला कि नहीं 25 करोड़ और डाल दो इसमें, और प्रेशर डाल करके वो डलवा दिया गया। तो इस प्रकार से प्रेशर में आते हैं, बैंक अधिकारी भी आते हैं, तभी ये बड़े बड़े घोटाले होते हैं। अदरवाइज तो बैंक में से अगर 5,000 रुपए निकालने हो तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलवाने के लिए, इतने सारे रूल रेगुलेशन वहां पर होते हैं। तो ये सारी की मिली भगत है। और मैं तो ये भी कहता हूँ केवल आईएएस अधिकारी नहीं, सोनाली जी जिस प्रकार से अभी नाम आया, 3 को अरेस्ट हो गए और रिमेनिंग 7 फॉर बताया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी हैं इसमें, और 22 आदमी गिरफ्तार भी हो गए, और भी बहुत सारे गिरफ्तार होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के ऊपर, गवर्नमेंट के व्यक्तियों की सह के बगैर ये इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते। जरूर गवर्नमेंट के बड़े आदमी जो है इसमें शामिल मिलेंगे, उनके लाइसेंस से ही इस तरह का हुआ है। अभी प्रदीप डागर जी ने एक चेयरमैन का नाम उजागर किया है और पूरी डिटेल भी उन्होंने दी है, जो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे और वो इनके डायरेक्टर हुआ करते थे प्रदीप डागर जी। तो उन्होंने कहा कि उनके प्रेशर में मैं डालता हूं। तो इसी प्रकार से और भी सरकारी तंत्र के लोग निकल करके आएंगे यदि सरकार चाहेगी तो। लेकिन सरकार जब तक ईमानदारी से निष्पक्षता के साथ इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो ऐसे ऐसे घोटाले फिर और होते रहेंगे, क्योंकि जिनको सरकार की शय मिलेगी तो वो फिर आगे और इसी तरह के घोटाले करेंगे। और यही रीजन है इस गवर्नमेंट में, क्योंकि ये अपने आदमियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, उनको आगे उनको मतलब पुनिश नहीं करती कि भाई आपने गलत किया तो गलत है, वो नहीं करते। यही कारण कि आज हरियाणा प्रदेश में घोटाले के बाद घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी व्यक्तियों को बचाने का यह काम करते हैं। दूसरी बात सप्रा जी ने कहा कि भाई चौटाला साहब करप्शन के बारे में जेल में है। मेरे भाई प्रोफेसर साहब चौटाला साहब ने 3206 लोगों को नौकरी दी थी, टीचर लगाए थे, और उसमें सीबीआई की रिपोर्ट, आप तो प्रोफेसर हो, विद्वान पुरुष हो, सीबीआई की रिपोर्ट आपने जरूर सुनी भी होगी, स्टेटमेंट भी सुना होगा। एक भी पैसे का लेन देन उसमें नहीं मिला सप्रा जी, एक भी पैसे का लेन देन नहीं था। और वो सारे के सारे लोग आज भी नौकरी पर हैं, घर के चूल्हे चल रहे हैं उनके, और प्रमोशन भी पा गए और तनख्वाह भी ले रहे हैं। वो तो एक षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को फंसाया गया था। और चौटाला साहब मजबूत व्यक्ति है, संविधान का पालन किया उन्होंने, और संविधान का पालन करते हुए न्याय व्यवस्था में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने जो फैसला कोर्ट ने दिया उसको सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद ये कहते हैं कि ये तो परिवार की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से, भारतीय जनता पार्टी किसकी पार्टी है? वो तो परिवार की भी नहीं है, वो तो ऐसे दो व्यक्तियों की पार्टी है जो एक परिवार के भी नहीं है, और जो देश मेरा तो जब मन करेगा झोला उठा करके बात करूंगा। आज हिंदुस्तान में किसकी चल रही है? आज हरियाणा प्रदेश में किसकी चल रही है? अगर हरियाणा प्रदेश के चपरासी की बदली करनी हो तो मुख्यमंत्री महोदय तो खुले तौर पर खुले मन से कहते हैं मेरी पावर में नहीं है भाई, दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये किस प्रकार की सरकार? हरियाणा का मुखिया, उसको दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ती है, पालन करना। लास्ट है बस सोनाली जी, लास्ट में कहूंगा तो ऑडिटिंग का सिस्टम होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ये नहीं कि आपका घोटाला आ गया तो आपने ऑडिट करवा दिया, कंटिन्यूस प्रोसेस चलना चाहिए। वो प्रोसेस क्यों रोका सरकार ने? और प्राइवेट बैंक में अपना रखा सरकार ने, जबकि ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। इसी सरकार ने आकर के प्राइवेट बैंकों में पैसा रखा, क्यों रखा? कि कहां से परमिशन लेकर के आए, कहां से नया कानून आया? जब ये प्राइवेट बैंकों में इतने बड़ी बड़ी कैपिटल को इन्वेस्ट करने का काम किया गया तो वहीं से शंका जाहिर होती है कि इनकी नीति। ठीक है विजेंद्र जी, आपको यही रोकना चाहूंगी, समय की कमी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी आपका, सुखबीर तंवर जी आपका।